हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तब कौन कौन सी कंडीशंस को ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला देखते हैं सेम वोल्टेज रेशियो, यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो सेम रहना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर 66/11 केवी का है तो दूसरा भी 66/11 केवी का ही होना चाहिए। ये एक सर्किट डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर T1 और ये इसका इम्पीडेंस Z1 है। यह ट्रांसफार्मर T2, इसका इम्पीडेंस Z2 है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब मान लो कि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो सेम है तो ये दो वोल्टेज सेम होंगे। T1 में से मान लो कि 10 एम्पियर और T2 में से भी 10 एम्पियर खींचता है तो टोटल 20 एम्पियर लोड में से पास होगा। अब मान लो कि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो डिफरेंट है तो ये दो वोल्टेज अलग होने की वजह से दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में एक सर्कुलेटिंग करंट पास होगा। मान लो कि ट्रांसफार्मर T1 में से पहले 10 एम्पियर खींचता था, लेकिन अब सर्कुलेटिंग करंट भी पास होना है, इसलिए 12 एम्पियर खींचेगा। और जो 2 एम्पियर है वो सर्कुलेटिंग करंट वाइंडिंग में से पास होगा। अब ये T2 करंट के ऑपोजिट में आएगा तो 2 एम्पियर T2 करंट के ऑपोजिट में आएगा, यानी कि T2 में से अब 8 एम्पियर ही खींचेगा। ठीक है, यानी कि टोटल T1 में से 12 एम्पियर और T2 में से 8 एम्पियर खींचेगा तो टोटल 20 एम्पियर लोड में से पास होगा। लेकिन अब देख सकते हैं कि T1 में से ज़्यादा करंट खींचा जा रहा है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर T1 ओवरलोड पे ऑपरेट होगा और जो ट्रांसफार्मर T2 है वो अंडर लोड पे ऑपरेट होगा। यानी दोनों ट्रांसफार्मर में लोड अनबैलेंसिंग हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर चलेगा, दूसरा ट्रांसफार्मर अंडर लोड पर चलेगा और बीच में से हाई सर्कुलेटिंग करंट पास होगा, जिसके कारण हाई कॉपर लॉस होंगे और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो सेम रहना चाहिए। दूसरा है सेम पोलैरिटी, यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी करेक्ट होनी चाहिए। मान लो कि ये दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो एक ट्रांसफार्मर का प्लस टर्मिनल दूसरे ट्रांसफार्मर का भी प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करना है और एक का माइनस को दूसरे के माइनस के साथ ही कनेक्ट करना है। ये करेक्ट पोलैरिटी है, क्योंकि ये दो वाइंडिंग एक दूसरे से पैरेलल में आ रहे हैं और दोनों में से जो करंट पास हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ये ट्रांसफार्मर में से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और दूसरे ट्रांसफार्मर में से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी कि दोनों करंट ऑपोजिट में आ रहा है तो नेट करंट जीरो हो जाएगा और दोनों का जो वोल्टेज है वो भी पैरेलल में है, इसलिए डिफरेंशियल वोल्टेज भी जीरो होगा। अब इसमें देखिए, ये जो दो वाइंडिंग है इसमें इस तरीके से कनेक्शन किया गया है, एक का माइनस और दूसरे ट्रांसफार्मर का प्लस को कनेक्ट किया गया है। ये एक रॉन्ग पोलैरिटी है, क्योंकि ये दो वाइंडिंग सीरीज में आ रहा है, इसलिए जो दोनों वाइंडिंग का वोल्टेज है उसका एडिशन होगा और वोल्टेज डबल हो जाएगा और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई शॉर्ट सर्किट करंट पास होगा। इसकी वजह से हाई कॉपर लॉस होगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी और ट्रांसफार्मर में हीटिंग भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं ये दोनों वाइंडिंग में एक डायरेक्शन में ही करंट पास हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई करंट पास होगा। इसलिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। अगर हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें दोनों ट्रांसफार्मर की फेज सीक्वेंस सेम रहनी चाहिए, यानी कि आर फेज को आर फेज के साथ, वाई को वाई फेज के साथ और बी फेज को बी फेज के साथ कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सेम वेक्टर ग्रुप, यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप सेम रहना चाहिए। वेक्टर ग्रुप यानी ये स्टार स्टार 0 डिग्री है, यानी कि जो दोनों ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट किया गया है और दोनों वाइंडिंग का जो दोनों वोल्टेज है उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, यानी कि दोनों फेज में आ रहा है। तो सेम दूसरे ट्रांसफार्मर में भी वेक्टर ग्रुप होना चाहिए, यानी कि स्टार स्टार 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप डिफरेंट होगा तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा हाई करंट भी पास होगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में लॉसेस होगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए दोनों ट्रांसफार्मर में वेक्टर ग्रुप सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेम परसेंटेज इम्पीडेंस, दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए। अब परसेंटेज इम्पीडेंस क्या है, मान लो कि ये एक एग्जांपल है 11 kV/440 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है। तो जब भी ट्रांसफार्मर में फुल लोड कनेक्ट किया जाता है तो फुल लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो वोल्टेज ड्रॉप को जब भी हम 11 kV का परसेंटेज में निकालेंगे तो उसको ही परसेंटेज इम्पीडेंस बोला जाता है। मान लो कि परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू 3% है, तो जब भी ट्रांसफार्मर को फुल लोड में कनेक्ट किया जाता है तब 11 kV का 3% जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैलकुलेट करें तो 11,000 × 3/100 यानी कि 330 वोल्ट जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब भी ट्रांसफार्मर को फुल लोड में कनेक्ट किया जाता है
तब ट्रांसफॉर्मर में अंदर 330 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू सेम रहनी चाहिए ताकि दोनों ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ड्रॉप सेम हो। अगर परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू अलग होगी तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ड्रॉप भी अलग होगा। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज मिलता है वो भी अलग अलग मिलेंगे। तो इसकी वजह से एक डिफरेंशियल वोल्टेज इंड्यूस होगा और बीच में सर्कुलेटिंग करंट पास होगा। इसलिए दोनों ट्रांसफॉर्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सेम X/R रेशियो। दोनों ट्रांसफॉर्मर का X/R रेशियो भी सेम रहना चाहिए। X/R रेशियो से हमें पावर फैक्टर का पता चलता है। ये पावर फैक्टर एंगल फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स X/R है और ये पावर फैक्टर cos फाई है। अब मान लो कि दोनों ट्रांसफॉर्मर का X/R रेशियो सेम होगा तो ये फाई को पावर फैक्टर एंगल है वो दोनों ट्रांसफॉर्मर में सेम होंगे और पावर फैक्टर सेम होगा। अब मान लो कि दोनों ट्रांसफॉर्मर का X/R रेशियो की वैल्यू अलग है तो जिस भी ट्रांसफॉर्मर की X/R रेशियो कम होगी उसका फाई कम होगा, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर की पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी और दूसरे ट्रांसफॉर्मर की पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी, यानी कि दोनों ट्रांसफॉर्मर अलग अलग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होंगे। तो इसी वजह से दोनों ट्रांसफॉर्मर में डिफरेंट करंट पास होगा और लोड अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए दोनों ट्रांसफॉर्मर का X/R रेशियो सेम रहना चाहिए ताकि दोनों ट्रांसफॉर्मर सेम पावर फैक्टर पर ही ऑपरेट हो। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।